हम उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। नफ्स टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर दरअसल किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की एक बड़ी जनसंख्या है कुर्सी विधानसभा क्षेत्र पे। और ख़ास बात यह है कि कुर्सी विधानसभा क्षेत्र पर MIM ने कुमैल शमसी साहब को टिकट दिया है और हमारे साथ MIM के कुछ कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हैं। विशेष तौर पर हम उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल MIM उनके लिए कितना बड़ा फैक्टर है और MIM को वो क्यों चाहते हैं, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं चाहते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, सर थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। अच्छा चलिए, नौजवान से ही शुरुआत करते हैं। अपना नाम बताइए। जी अरसलान सिद्दीकी। अरसलान भाई, तो आपने पहले ही बताइए कि आप MIM से हैं। जी मैं पदाधिकारी हूँ। पदाधिकारी हूँ। मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी के जो यहाँ राकेश वर्मा जी हैं, राकेश वर्मा जी समाजवादी पार्टी से हैं और साकेंद्र वर्मा जी वो BJP से हैं। ऐसी सूरत में एक सोशल मीडिया पर एक कहावत कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में अगर कोई BSP को या MIM को वोट करता है तो वो इनडायरेक्टली BJP को वोट करता है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहा जा रहा है। जी आप इस बात से कितना सहमत हैं? नहीं, आपका कहना है कि मतलब जो लोगों का कहना है, रुझान है कि अगर BSP MIM को वोट दे रहा है वो BJP को टांग कर रहा है। यानी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो न BSP सीट निकाल सकती है, न ही MIM सीट निकाल सकती है, केवल उनको वोट काट सकती है और सेकुलर पार्टियों को हरा सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि अगर MIM BSP सीट नहीं निकाल सकती, वो किस मुद्दे मसलब पे कह रहे हैं? उनको आगे का पता है कि मतलब MIM BSP रुझान देख करके कह रहे हैं। जी। नहीं, रुझान तो ऐसे अब यहाँ पे आप जब जैसे आएंगे तो रुझान कहीं झंडा क्या लगा है, लोगों का कहना क्या है, तो रुझान ऐसे कोई नहीं बता सकता। अगर पहले रुझान आ जाए चुनाव का तो फिर चुनाव किस वजह से होगा। चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी क़यादत की बात करते हैं। जी। असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये कहते हैं कि अपनी क़यादत खड़ी करिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक सीट निकालने के लिए 70 से 80 हज़ार वोट चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप अकेले 70 से 80 हज़ार वोट ले करके एक सीट निकाल पाएंगे? ऐसा आपको लगता है? वाकई में व्यवहारिक है आपको लगता है? जी बेशक व्यवहारिक है। हम पूरे सारे धर्मों और सारी जातियों के लेकर साथ में चलते हैं। हमारे सदर साहब जो भी बात बोलते हैं कानून के दायरे में बोलते हैं। जो भी उनकर ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। उन्होंने कोई भी संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं करी है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने संविधान की बात की। मैं एक ऐसी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ कि क्या ये बात प्रैक्टिकल है कि एक सीट निकालने के लिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 70 से 80 हज़ार वोट की ज़रूरत पड़ेगी तब एक सीट निकलेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि MIM को 70 से 80 हज़ार वोट मिल जाएंगे इस विधानसभा चुनाव में? आपको ये लगता है? क्या ये प्रैक्टिकल है? मैं ये पूछ रहा हूँ। जी प्रैक्टिकल क्यों नहीं है। असल में मसला ये है ना कि हम लोग सारे सबको लेकर चल रहे हैं, तो हम लोग सबके पास जा रहे हैं तो रुझान हमारे हिसाब से बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। वैसे सबको साथ में लेकर चलते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि MIM को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही वोट करते हैं, ठीक है? ऐसा माना जा रहा है, एक परसेप्शन है, ठीक है? वो आप बेहतर बता पाएंगे कि वाकई में करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा परसेप्शन है कि MIM को मुख्यतः मुसलमान वोट करते हैं और समाजवादी पार्टी को ज़्यादातर जो वोट करते हैं वो भी मुसलमान ही करते हैं, ठीक है? और BSP को भी मुसलमान वोट करते हैं, कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत मुसलमान वोट करते हैं और आटे में नमक के बराबर ऐसा कहा जाता है कि BJP को भी कर देते हैं। मुझे बताइए कि जब इतना ज़्यादा मुसलमानों का वोट बिखर गया तो प्रैक्टिकली कैसे संभव है कि आप 70 से 80 हज़ार वोट ले पाएंगे? तो हमारी यही मुहिम चल रही है कि हमको जो भी हमारे मुत्तहिद होने की ज़रूरत है लोगों में जाने की। हमारे ऐसे भी यूपी का माहौल आप देख ही रहे हैं, सब देख रहे हैं, वोटर्स भी परेशान हो चुके हैं ये तानाशाही सरकार देख के। तो हम लोग ये सोच रहे कुछ नया करा जाए, जो भी बनाई जाए सरकार नई बनाई जाए। अब सरकार तो खैर जिसकी भी है वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन हम लोगों की कोशिश है जो भी बदलाव हों अच्छे हों, बदलाव जनता बदलाव चाहे। एक चीज़ और मुझे बताइए कि आप भी MIM का गमछा लगाए हुए हैं, ठीक है, हरे हरे। मुझे एक बात बताइए कि ओवैसी साहब ने अभी पीस पार्टी से के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। जी कल भी किया। मुझे आपको क्या नहीं लगता है कि देर कर दी मेहरबान आते आते? तो नहीं लगता है? नहीं, थोड़ी देर तो हुई है लेकिन फ़ायदा होगा इससे इंशाल्लाह। नहीं, जैसे कि ओवैसी साहब ने 100 सीटों पर गठबंधन का अपना एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया अपने उम्मीदवार। अभी मैं एक विधानसभा सीट की बात करूँ, रुदौली 309, वहाँ से मैं जानता हूँ कि डॉक्टर निहालुद्दीन उनको टिकट मिला है MIM से और एक महफूज अली हैं उनको पीस पार्टी से टिकट मिल गया। अब ऐसी सूरत में एक ही विधानसभा क्षेत्र पर 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं जो कि गठबंधन के हैं आपस में। थोड़ा सा वोट वो ले लेंगे, थोड़ा सा वोट वो ले लेंगे। तो ये एक तरीके से आपको नहीं लगता है खिलवाड़ हो रहा है एक तरीके से मुसलमानों के वोटों के साथ? एक सीरियस व्यक्ति कोई ऐसा कर सकता है कि मतलब MIM के भी कैंडिडेट को थोड़ा सा वोट चला जाए मुसलमानों का,
ताकि मुसलमानों की वैल्यू ऐसी हो जाए कि न 3 में न 13 में ऐसी हो जाए, या इस तरीके से स्थिति पैदा हो गई है उनके देर से आने की वजह से। हो सकता है ये 2 महीने पहले आते तो कुछ ना कुछ काम तो आपको लगता है कि देर कर दी मेहरबान आते? देर तो हुई है, अच्छा रुझान आता, अगर पहले से आते तो अच्छा रुझान आता। यहाँ की बात बताइए, कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की बात बताइए, MIM कितना वोट ले सकती है, या वो सीट निकालने की स्थिति में है? नहीं, 65 से 70 ले जाएगी इंशाल्लाह। 65 से 70 हज़ार ले जाएगी। तो ये राकेश वर्मा क्या करेंगे? ये तो आए हैं, वो भी लगे हैं अपने। आपको क्या लगता है कि राकेश वर्मा हार जाएंगे और बीजेपी के भी वो साकेंद्र वर्मा दोनों हार जाएंगे? ऐसा कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी। अरे कॉन्फिडेंस तो आपको होगा ना भाई? हमको अपने पे कॉन्फिडेंस है। मैं देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जब देखता हूं कि कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, क्षेत्रीय विधायक होता ना, उसका जो जलवा दूसरा होता। ये वहाँ से आए हैं, दरियाबाद से आए हैं, यहाँ वाले को उधर पलट दिया है रामनगर में, तो इस पर असर पड़ेगा। बाहर का जो आया है उससे असर पड़ेगा। जो क्षेत्रीय होता है वो ज़्यादा निकालता है, उससे आपको ये लगता है कि ज़्यादा निकालेंगे। लगता है कि आप, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि ना खाने के ना खाएंगे नहीं, उड़ेल देंगे। ये गलत बात, गलत बात। पतंग वाले कह रहे हैं कि मतलब पतंग वालों के बारे में कहा जाता है ये उड़ेलने वाले लोग। नहीं, गलत मतलब ना किसी को खाएंगे, ना जीतेंगे, ना जीतने देंगे, लेकिन हराते जरूर देंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इसलिए अभी हम लोग का एक इलेक्शन हुआ था जिला पंचायत का, और ये सीट जो है जिला पंचायत जो है MIM ने जीती थी। 266 जो सीट है ये बात मुझे पता है, लेकिन मैं आपको काउंटर कर दूं यहाँ पर। देखिए, जिला पंचायत की जो बात होती है वो बहुत छोटे पैमाने पर होती है, लेकिन विधानसभा की जो सीट होती है वो बड़ी होती है। बिल्कुल हो रही, छोटी है, बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन ये विधायकी सीट है। ये इंशाल्लाह जो है 65 से 70 हज़ार वोट मिलेंगे इंशाल्लाह मुसलमानों को। इसलिए ये जो जी मुझे और बात बताइए, जिस तरीके से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक खुला खत लिखा था असदुद्दीन ओवैसी साहब को, और उसमें ये सुझाव दिया था उनको कि जिस विधानसभा सीट पर आप जीतने की पोजीशन में हैं वहीं आप कैंडिडेट केवल खड़ा करिए, बाकी सीटों पर मुफाहमत कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए, जिसको कहते हैं ना कि आपस में थोड़ा सा अंदर खाने बातचीत कर लीजिए। ये सुझाव बेहतर था कि नहीं? असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये सुझाव देना उनका बेहतर था कि नहीं? जी, उलमा है, उलमा दीन का फ़ायदा देखते हैं, उसके बाद दुनिया का भी फ़ायदा देख करके उन्होंने राय दी अपनी। अब राय पर फैसला करना जो है सदर का काम था। अब सदर ने ऐसा कोई जगह, तमाम जगह सीटें जो है अपनी टिकट दी हैं जहाँ पर मुसलमान कम हैं। और आपसे ये पूछना चाह रहा था सर, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दानिशमंदी और हिकमत अमली का मुजाहरा किया कि नहीं उनके उस सुझाव को इग्नोर करके? अब ये तो मैं पूरे यूपी के बारे में नहीं बता सकता मैं, इसलिए हमारी सीट पे जो उन्होंने टिकट दिया है तो यहाँ पे मुसलमान को देखते हुए जो है टिकट दिया है। साहब का जो सुझाव था आपके हिसाब से ठीक था कि नहीं ठीक? उनके हिसाब से ठीक था। अब हमारे हिसाब से जो है क्या है, सदर कैसे फैसला करते हैं मैं नहीं कह सकता कुछ। नहीं, मैं आपका व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ कि आप MIM के कार्यकर्ता हैं। मुझे बताइए कि सुनिए, मुझे बताइए कि क्या सज्जाद नोमानी साहब ने जो सुझाव दिया था वो वाकई में ठीक था सुझाव? ओवैसी साहब को मान लेना चाहिए, या उनका सुझाव ठीक नहीं था, ओवैसी साहब ने नहीं माना वो ठीक किया? ये हमारे समझ से नहीं माना तो ठीक किया, इसलिए कि जो है गठबंधन किससे करते हम? अखिलेश से करते, बीजेपी से करते, मायावती से करते, किससे करते हम? इसलिए हमारे लायक कोई नहीं है ना ये। मायावती से क्यों नहीं? मायावती से तो बिहार में किया था, क्यों नहीं? नहीं, देखिए अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर मायावती की कुछ सीटें निकल गई तो ये किसका समर्थन करेंगी जा करके? ये भाजपा से कर देंगी। ये चीज़ ओवैसी साहब को बिहार में नहीं सोचना चाहिए था, वहाँ पर गठबंधन कर लेते हैं, यहाँ दूसरा। बिहार का मामला दूसरा था। इससे पहले अखिलेश जो है राहुल गांधी के साथ गठबंधन किए, उससे मायावती से किए हैं। अब ये किए कि नहीं किए? अब क्यों नहीं किया इन्होंने? इसलिए कांग्रेस की भी जो है पोजीशन ढीली है और मायावती की पोजीशन भी ढीली है, सब ढीली है, तो इनको गठबंधन करना चाहिए था ना। कांग्रेस मायावती कर लेती, क्यों नहीं किया? इसलिए वोट उनके जो है मुसलमानों के वोट सबको चाहिए और मुसलमानों को देना किसी को कुछ नहीं है। एक सवाल और कर लेते हैं, आपसे एक सवाल कर लेते हैं। मुझे बताइए कि मौलाना आमिर रशादी की एक पार्टी उलमा काउंसिल, डॉक्टर अयूब साहब से तो कम से कम गठबंधन कर ही लिया। मौलाना आमिर रशादी साहब और डॉक्टर अयूब साहब की जो पार्टी है वो कम से कम थोड़ा सा प्रभाव रखती है, और उन लोगों का शिकवा ये था कि आप डायरेक्टली हैदराबाद से आए और आपने मकामी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आप एक तरीके से यहाँ आकर के एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को बाईपास करके। उनका ये रोना था, उनका ये शिकवा था, और ये बार बार वो करते रहे। लेकिन ओवैसी साहब ने मौलाना आमिर रशादी की पार्टी को घास नहीं डाला, और अंततः जब उनको लगा कि पीस पार्टी कहीं नुकसान न कर दे तो थोड़ा बहुत उनसे समझौता कर लिया, वो भी बराए नाम मुझे लगता है। क्यों? इसलिए कि अंततः समझौता करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत देर हो गई। मुझे बताइए, मौलाना आमिर रशादी का जो दर्द है उस दर्द को सही समझते हैं आप? मौलाना आमिर रशादी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए था ओवैसी साहब को? उनका बयान तुमने सुना नहीं? अच्छा। और यहाँ पे उनका मामला भी नहीं है,
इस क्षेत्र में। अरे ठीक तो है, हम लोग मुसलमान जानते भी एक नहीं इनके बारे में। मिनट, मुसलमानों की वो बात करते हैं, वो भी ओवैसी साहब यहाँ के तो हैं नहीं, बल्कि मौलाना आमिर रशादी तो कम से कम यहीं यूपी ही के हैं। ठीक है, सही। ओवैसी साहब तो हैदराबाद के हैं, तेलंगाना के हैं, तो कम से कम मौलाना आमिर रशादी तो यहीं के हैं, डॉक्टर अयूब तो यहीं के हैं। तो आपको क्या लगता है मौलाना साहब, आप मुझे बताइए ज़रा सा कि ये जो मौलाना आमिर रशादी साहब का दर्द है, ओवैसी साहब को क्या चाहिए था? लोकल जो पॉलिटिकल कैंडिडेट है या पॉलिटिकल पावर है, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के गठबंधन करना चाहिए था, तब एक्सपेंड करना चाहिए। मौलाना आमिर रशादी साहब कह भी रहे थे, हम अगर हैदराबाद में अपने पार्टी का विस्तार करेंगे तो वहाँ सबसे पहले MIM को कॉन्फिडेंस मिलेंगे और उनके साथ हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम हैदराबाद में जाएँ और वहाँ हम उनको इग्नोर करके चुनाव लड़ें, ये हमारी भी दानिशमंदी के खिलाफ होगा। तो क्या ओवैसी साहब को ये नहीं करना चाहिए था कि लोकल पॉलिटिकल पावर को, मुस्लिम पॉलिटिकल पावर को कॉन्फिडेंस में लेकर के चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, अवैसी साहब ने पहले ही कहा था मैं गठबंधन करने के लिए तैयार हूँ छोटी पार्टियों से। जो उनके पास गए उनसे गठबंधन करने के लिए वो आज भी तैयार थे, तैयार हैं। सर गए क्या होता है, एक मिनट, जो लीडर होता है, मेरी बात सुनिए, लीडर होता है, जो लीडर होता है वो सबको साथ लेके चलता है। उनको चाहिए जैसे ये हैं, इनको हम बुला लें। गए क्या होता है, मतलब उनका क्या मतलब होगा कि वो जाएंगे तब उनके साथ गठबंधन करेंगे? उनको नहीं पता कि उलमा काउंसिल एक पार्टी है। छोटा भाई जो है बड़े की खुशामद नहीं करता, बड़ा जो है छोटे की खुशामद नहीं करता, छोटे को करना पड़ता है। अगर उससे कुछ चाहिए है तो छोटे को खुशामद करना पड़ेगा। लीडर होता है वो बड़ा होता है, उसका दिल बड़ा होता है और उसको चाहिए होता है कि तमाम लोगों को एक छतरी के नीचे तय करे। कम से कम मैं समझता हूँ लीडर का काम यही होता है। पार्टी जो है छोटी है, MIM बड़ी है इस वक्त, तो डॉक्टर अयूब साहब को जाना चाहिए था, उनसे बात रखनी चाहिए थी। इसलिए अवैसी साहब ने गठबंधन के लिए बात की थी। जो भी पार्टी गई बात किया तो तैयार भी हुए। पार्टी से तो हो गया। मैं मौलाना आमिर रशादी वाले मुद्दे पे आ रहा हूँ। मौलाना आमिर रशादी का दर्द आपको क्या लगता है? मौलाना आमिर रशादी ने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और बगैर हमें कॉन्फिडेंस में लिए वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री कर गए और एक तरीके से हमको बाईपास कर दिया गया। जाहिर है कि वो भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में कुछ ना कुछ तो मुसलमानों का वोट उनको बिखरेगा। तो समाजवादी पार्टी भी नहीं जीत पाएगी और BSP भी नहीं जीत पाएगी, कांग्रेस भी नहीं जीत पाएगी, जिसको आप अपनी भाषा में कम्युनल पार्टी कहते हैं, BJP वो जीत जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब की इस कह सकते हैं कि पॉलिटिकल दानिशमंदी का मुजाहरा ना करने की वजह से। ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसलिए फैसला हम नहीं करते, फैसला अल्लाह के हाथ में है। ऐसे कैसे BJP जीत जाएगी? अब जो भी वहाँ पर लीडर लड़ रहा है, जनता वहाँ का फैसला करेगी ना कि हमें किसे वोट देना है। ये BJP को तो नहीं देना है। BJP से हर एक इंसान परेशान है इस वक्त। आप जिससे भी बात करेंगे, पूछेंगे तो यही कहेगा कि उसने हमें परेशान करके रख दिया इस 5 साल में। चलिए सर, आप मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए बात नहीं कर रहे हैं। अपना नाम बताइए ज़रा। मोहम्मद राजिक। हाजिर मोहम्मद राजिक भाई जी। MIM है जी। चलिए ठीक है। तो मुझे बताइए कि MIM ने आपको कितना ज़्यादा प्रभावित क्यों किया? आपके कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है, ऐसा लोग बता रहे हैं, और MIM के बारे में कह रहे हैं वो केवल वोट काटने की पोजीशन में है, इससे ज़्यादा कोई उनकी हैसियत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो वोट काटने की पोजीशन नहीं, बल्कि वो जीतने की पोजीशन में है। जो ये कह रहे हैं वो सर मुसलमानों को डरवा रहे, ताकि मुसलमान जो है ना MIM में जाके जिनकी दाल रोटी चल रही है समाजवादी से, बसपा से, जिससे भी, वो सिर्फ मुसलमानों को डरवाने का काम कर रहे हैं। MIM 100 सीटों पर लगभग अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है। कितनी सीटें निकल सकती हैं? आपका आकलन क्या कहता है? मेरा तो आकलन 30 से 40 निकलेंगे इंशाल्लाह। 30 से 40 जी। अगर 30 से 40 सीटें निकल जाती हैं तो मुझे बताइए, क्या ओवैसी साहब, मान लीजिए कि 30 से 40 सीटें निकल जाती हैं, BJP दोबारा से सत्ता में आ जाती है, तो उससे 30 से 40 सीटें निकलने का क्या हासिल होगा? तो मुझे बताइए। हासिल क्या, देख ले, अगर निकलेंगे तो इंशाल्लाह यूपी की हालात सुधर जाएंगे, और क्या। नहीं, BJP फिर सत्ता में आ जाएगी। और आप जिसको कम्युनल कहते हैं, एक मिनट, आप जिसको कम्युनल कहते हैं, अगर वही कम्युनल फिर से सत्ता में आ जाएगी और जो तमाम हरकतें कर रही हैं, सारे लोग देख रहे हैं, तो आपके 3 से 40 सीटें निकालने के चक्कर में दोबारा से आप एक कम्युनल व्यक्ति को कुर्सी पर बैठा रहे हैं लोगों के कहने के मुताबिक। अब मुझे बताइए कि ये कहाँ की दानिशमंदी है? कम से कम एक सेकुलर पार्टी को सत्ता में बिठाइए। सेकुलर को इतने दिन से देखते तो चले आ रहे, क्या किया आज ये बताइए? क्या चाहते हैं? सेकुलर के नाम से ही तो आज मुसलमानों की हालत होगी दुनिया। नहीं, आप चाहते क्या हैं? मतलब क्या करना चाहिए उनको? उनको करना यही चाहिए कि अगर अखिलेश को ज़्यादा ही मतलब मोहब्बत है मुसलमान, तो गठबंधन कर ले तो ऐसी से। अच्छा, अभी सर कह रहे थे कि बड़ा भाई जो होता है वो छोटे भाई के पास नहीं जाता है, तो उस हिसाब से तो यहाँ MIM छोटे भाई है ना, तो उसको चाहिए था कि चले जाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि हम जो है गठबंधन के लिए सबसे तैयार हैं, कोई हाँ तो करे हमसे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, देखिए, इस तरह नहीं कहा था। असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी को वो पानी पी कर कोसते रहे हैं,
और जिससे गठबंधन होना होता है, मेरी बात सुनिए, जिससे गठबंधन करना होता है उसके तय आपको बहुत ही सॉफ्ट रवैया रखना पड़ता है। आप इस तरह से पानी पी के गरियाएंगे और आप सोचेंगे कि आपसे के साथ गठबंधन हो जाए, ये तो कम से कम संभव नहीं है। पॉलिटिकल दानिशमंदी, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिकली दानिशमंदी नहीं का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, मैं उनको ऐसा मानता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम यहाँ लोग उन कहते हैं कि ये फेलियर है आपकी, कि आप जिसको पानी पी के गरिया रहे हैं और आप उनसे ये उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि आपके साथ वो गठबंधन कर लेगा। तो गठबंधन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, वरना फिर मुसलमानों का वोट भी उनको नहीं मिलेगा। मतलब ये हो गया कि वही फिर बात आ गई, न खाएंगे न खाने देंगे और गिरा देंगे, अड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो अखिलेश यादव ने अभी तक की ना तो कोई मुसलमानों के लिए जो है कोई वादा किया है कि हम जीतने के बाद, ना तो मुसलमानों को जो है उन्होंने कोई मतलब किस मुद्दे पर मुसलमानों का वोट लेंगे ये बताइए। नहीं, आखिर मुसलमान उनको वोट दे तो किस मुद्दे पर दे, वो तो क्या करेंगे जीतने के बाद मुसलमानों के साथ वो क्या करेंगे? माइनॉरिटी को लेकर के हाँ। वो बहुत ही क्लियर उनका स्पष्ट है कि माइनॉरिटी को जिस तरह से पिछली बार उन्होंने कहा था, पिछली बार कहा तो था क्या 25% उन्होंने मंत्रालय दिया था। सुनिए मेरी बात, 25% पिछली बार मंत्रालय दिया था और मुसलमानों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में केवल 20% है, तो परसेंट के एतबार से भी ज़्यादा उनको दे दिया था। और ऐसी सूरत में इस बार 60 उम्मीदवार उन्होंने समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है। मुझे बताइए कि हिस्सेदारी तो कम से कम दे ही रहे हैं। हिस्सेदारी ऐसे नहीं बनती है कि हिस्सेदारी ये थोड़े है कि जो है 60 सांसद हुए तो, लेकिन वहाँ सांसद में हमारी आवाज़ उठाने वाला कौन था ये बताइए। तो ऐसे मंत्री और सांसद हमको कोई वास्ता नहीं है। उनको सिर्फ मुसलमानों की इसलिए देते हैं वोट, वो कैंडिडेट उतारते मुसलमान ताकि वो मुसलमान वोट हमको मिल जाए, उसके बाद हम सत्ता में बैठ जाए, उसके बाद काम करते अपनी मनमानी का, फिर उसमें जो है मतलब वो कौन सा काम उनको करना चाहिए जो आपको पसंद आए। नहीं तो जो मतलब जो मुस्लिम विधायक है उनकी पार्टी से जीत के जाते हैं तो अगर अपनी बात रखे तो उनकी बात मानी जाए। तो कौन सी बात नहीं मानेगी, थोड़ा मुझे बताइए। वहाँ कोई मुसलमान विधायक जितने भी होते हैं कोई आवाज़ मुसलमानों के खिलाफ उठाता ही नहीं है। कौन सी आवाज़, थोड़ा स्पेसिफिक बताइए। कोई भी जैसे हो सीए है, एनआरसी है, ट्रिपल तलाक है, ये सब कौन विधायक बोला मुस्लिम? अभी चल रहा है हिजाब वाला। हाँ, हिजाब वाला चल रहा है, इसमें भी कोई मुस्लिम विधायक बोला? ठीक है, तो आपका आखिर ये सब हिजाब वाले इशू पर क्या चल रहा है? आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है। हिजाब के इशू पे अखिलेश यादव भी इग्नोर कर गए, है ना, वहाँ पर उन्होंने कहा आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज़ वाले मुद्दे को ओवैसी साहब ने वो खूब भुनाया और हमने भी उनका एक भाषण सुना और वो अब जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मीडिया को कहा हिजाब वाले मुद्दे पर आवाज़ नहीं आ रही है, बार बार कहा है, इसको कैश कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि ओवैसी साहब मुसलमानों की भावनाओं से खेल करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो समझ रहे हैं कि कौन मुसलमानों के हक की बात कर सकता है। ये लोग देखते चले इतनी दिन से सिर्फ वोट ले रहे हैं। मुसलमानों के लिए अगर कुछ किया तो आज मुसलमानों की हालत ये यूपी में ना होती जो आज है। सबसे मुसलमान इस वक्त गिरी नज़र से अगर कोई कौम देखी जा रही तो मुसलमान देखी जा रही है। क्यों है वजह बताइए। वजह इनकी यही कि इन लोगों का जो है लीडरशिप ने मुसलमान, दूसरी बात इन सब की वही पॉलिसी रही, चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस है, कि मुसलमानों को शिक्षा से पीछे कर दो बस। जब ये शिक्षा से पीछे हो जाएंगे तो फिर इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। आज वही हुआ कि मुसलमान जो है शिक्षा से पीछे हो गया। इसकी वजह से जो है हर जगह किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट चले जाओगे, यादव का बेटा मिल जाएगा आपको, दलित का बेटा मिल जाएगा, पंडित ठाकुर, लेकिन मुसलमान एक भी नहीं मिलेगा। किस ये क्या है? मुझे बताइए कि अगर MIM तो ज़ाहिर है सत्ता में आने वाली नहीं है, MIM तो सत्ता में नहीं आने, कम से कम MIM का तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला, इतना आपको भी पता है। अगर MIM वोट काटती है और बीजेपी दोबारा से रिपीट कर जाती है तो आपको नहीं लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा? और कहा जाता है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए थोड़ा छोटा नुकसान कर लिया जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा, वो खाली जो है सोचने वाली बात है। नुकसान बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान किया जा सकता है कि नहीं? थोड़ा सा मुझे बताइए अंकल, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान किया जाना चाहिए कि नहीं? कोई नुकसान नहीं होगा। MIM को अगर वोट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई देखो, जैसे हमारे लिए जैसे बीजेपी वैसा ही अखिलेश, वैसा ही मायावती, वैसा ही कांग्रेस। ओके, ये दोनों एक ही, चारों एक ही है, एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। अंदर अंदर सब ये मिले हुए हैं, सिर्फ मुसलमान को वोट बांटना चाहते हैं बस। आगे हम क्या बात? ये बात तो ओवैसी साहब के बारे में कहते हैं कि मुसलमानों को वोट ओवैसी साहब कुछ ले लेंगे, कुछ काट लेंगे और आसानी के साथ सेकुलर पार्टी हार जाएगी और एक कम्युनल पार्टी जीत जाएगी। सेकुलर कौन है? कौन सेकुलर है हिंदुस्तान में? सिर्फ मुसलमान सेकुलर है जो हर पार्टी को वोट दे सकता है। अभी यादव कहे तो मुसलमान को वोट तो नहीं देगा, नहीं देगा कभी, कोई सवाल ही नहीं। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप ये चाहते हैं कि केवल इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो जाए, तो अगर आप 20% रह करके इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेंगे तो वो 80% रह करके इत्तेहादुल हिंदू की बात क्यों नहीं करेंगे? जिस दिन 15% दलित मिल जाएगा मेरे साथ में तो बहुमत की सरकार होएगी। ये देख लेना, अगला 27 वाला देख लेना, अगर जिंदा रहेगा जो वो देगा 27 वाला। दलित लेकिन मिलने नहीं जा रहे हैं ना, कम से कम मिलने तो नहीं जा रहे हैं। दलित मिलेगा,
इंशाल्लाह दलित मिलेगा। कोशिश तो करना चाहिए। जैसे मायावती के साथ आप गठबंधन ही नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर बात है मायावती का एक वोट चंक है, अगर उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो फिर कैसे मिलेंगे दलित और मुसलमान एक साथ कैसे होंगे? वाला इलेक्शन जो होएगा इंशाल्लाह दलित मेरे साथ में होगा। अच्छा, 27 वाला इलेक्शन जो है वो मेरे साथ में होगा ओके। इंशाल्लाह। लेकिन अभी आप लोग, ऐसा कहा जाता है कि पहला चुनाव लड़ा जाता है हारने के लिए, दूसरा चुनाव लड़ा जाता है हरवाने के लिए, और तीसरा चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए। तो एक बार वैसे साहब 2017 में चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए हैं। अब दोबारा से आप ये आपके हिसाब से अंकल कि वो हरवाने के लिए, यानी सपा को या दूसरे पार्टियों को हरवाने के लिए लड़ रहे हैं और 2027 की तैयारी कर रहे हैं? हम हरवाने के नहीं, हम जीतने के लड़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आपका जीतेंगे। मुख्यमंत्री बन जाएगा आपको लगता है? मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो जीतने का क्या मतलब हुआ फिर? हमारे जो प्रत्याशी खड़े हैं वो जीतेंगे सर। इससे क्या होता है? अगर कितनी सीटें आ सकती हैं? हम लोग तो अंदाजा लगाएं कम से कम 35-40 सीटें जीतेंगे। 40 सीटें। हाँ, अगर और मान लो 35-40 आपके हिसाब से हम मान भी लेते हैं 35-40 सीटें अगर आ भी जाती हैं, तो मुख्यमंत्री तो कौन बनेगा बताइए? मंत्री चाहे जो बने, लेकिन यानी फिर हमारा से अगर झंडा बीजेपी कट जाएगा। एक मिनट, हमारा फिर से अगर समाजवादी विधानसभा पार्टी में मेरा झंडा कट जाएगा। आप लोगों को समाजवादी पार्टी से दिक्कत है कि बीजेपी से दिक्कत हमको है? दिक्कत किसी पार्टी से नहीं है, हमको किसी पार्टी से दिक्कत नहीं। हमारा झंडा विधानसभा में कट जाएगा। अगर 40 विधायक हो गए इंशाल्लाह तो झंडा हमारा कट जाएगा। अगर ये है कि मान लो कि अगर आपके हिसाब से कम्युनल पार्टी अगर ना आ पाए तो आप लोग सेकुलर पार्टी के साथ चले जाइए। और आप ये सोच रहे हैं, कौन है बताइए आप? नहीं सेकुलर कौन जैसे है? किसको आप सेकुलर मानते नहीं हैं? सेकुलर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को लोग कम्युनल मानते हैं। नहीं आप बीजेपी वो को भी तो- कम्युनल उसको मानते भी हैं कि तो सेकुलर मुसलमान का मानते वोट हैं? चाहिए। अच्छा, बीजेपी को आप कम्युनल मानते हैं कि सेकुलर मानते हैं? हम उसको बस पार्टी है। नहीं बताइए मुझे, कम्युनल मानते हैं कि सेकुलर मानते हैं? कांग्रेस है वो नीचे से जल काटती है। एक सवाल का जवाब दीजिए, बीजेपी को आप कम्युनल मानते हैं या सेकुलर मानते कम्युनल नहीं मानते हैं। हैं? वो सेकुलर है बीजेपी? नहीं सेकुलर, वो सेकुलर भी नहीं है, तो कम्युनल भी नहीं है, सेकुलर भी नहीं है, फिर क्या है? मतलब भाई वो बस पार्टी है और इलेक्शन लड़ती है, उसके बहकावे में लोग आ जाते हैं। वो हिंदुस्तान बढ़िया दसान, मंदिर के नाम पे जहाँ हुकूमत मिल जाए यूपी की, पूरे हिंदुस्तान की, तो क्या कहा जाए वहाँ के? और कोई बात करेगा? आइए एक बार एक सवाल का और आप मुझे जवाब दीजिए। आप चूंकि पदाधिकारी हैं और इस तरफ आ जाइए। आप चूंकि सिर्फ अच्छी बात है मेरा कहना कि अगर 40 सीटें, 35 सीटें, 30 सीटें आ गई तो झंडा विधानसभा में गड़ जाएगा। उसके बाद होगा क्या मुझे बताइए? अरे इससे तो बहुत बड़ा फायदा होगा कौम का। अगर मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार फिर से रिपीट होगी, मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ, और वो तमाम हरकतें जो हो रही हैं वो फिर से होने लगेंगी 5 साल तक, नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? अभी देखो वहाँ, अरे उससे क्या होता है? चिल्लाने से थोड़ी होगा भाई। आप विपक्ष में रहेंगे केवल और केवल वहाँ हंगामा मचाएंगे। भाई जिसके सरकार रहती है, जिसका पावर रहता है, वही सब कुछ करता है। ओवैसी साहब ने जो बिल फाड़ा उससे क्या हुआ? बिल पास हो गया ना आखिरकार, इससे हुआ क्या? नहीं, फाड़ने से क्या हुआ? ये तो देखिए एक जज्बाती तौर पर आप लोग समझ गए, जज्बाती तौर पर आप लोगों को अपील कर गया, लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ? फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक मैसेज तो गया। क्या मैसेज? हाँ, उससे कोई क्या आदमी फायदा हुआ? था। मुझे फायदा बताइए, फायदा क्या हुआ? उससे मैसेज गया। फायदा क्या हुआ मुझे बताइए? पब्लिक में मैसेज गया कि अरे हाँ, क्या फायदा हुआ? फायदा इससे क्या हुआ? फायदा बहुत बड़ा फायदा हम बिल लोगों पास हो गया आखिरकार। तो देखिए जज्बाती बातें करने, देखिए आप चूंकि आप बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है यहाँ आपको जज्बातियत और जज्बाती बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस देश में आपको अगर रहना है और वाकई में अगर आपको इज़्ज़त और सम्मान के साथ रहना है, तो आपको बहुत ही हिकमत अमली, बहुत ही अक्लमंदी और बहुत ही दानिशमंदी के साथ रहना पड़ेगा। आपको जज्बात से बहुत ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा। और आमतौर पर जज्बात में आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि खुशी में किया गया वादा और जज्बात में किया गया फ़ैसला अक्सर गलत होता है। और जज्बात में किया गया फ़ैसला ज़्यादातर गलत इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जहन काम करना बंद कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। केवल और केवल भावनात्मक बातें होती हैं, जज्बात वाली बातें होती हैं। ऐसी सूरत में आपको ये समझना होगा कि हर एक व्यक्ति को अपनी दानिशमंदी, अपनी अक्लमंदी और अपनी सूझबूझ का हर हाल में मुजाहरा करना होगा। यही वक्त की पुकार है और यही वक्त की ज़रूरत है। ग्लोबल बाउंड्री के लिए मैं बाराबंकी से सलीम आज़म। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।